नमस्कार दोस्तों, सब्जेक्ट पर तो हम बाद में चलेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट का हाल, उसके बाद में लेंगे कमेंट्स एंड क्वेरीज। तो मार्केट के हाल में अगर हम देखते हैं तो निफ्टी 50 आपका -14% के मतलब हुआ। सेंसेक्स 0.11 माइनस नहीं 0.1411। निफ्टी बैंक आपका 0 से ना के बराबर। निफ्टी आईटी आपकी 14 एंड मिड कैप स्मॉल कैप में हल्का सा दबाव रहा है। वहीं पर खरीद फरोख्त की बात करें तो एफआईआईज ने दोनों ने खरीदारी करी है। आपके 482 करोड़ की खरीदारी करी है आपके एफआईआईज ने और 874 करोड़ की खरीदारी करी है आपके डीआईआईज ने। अब आपको पता है पूरा कुल मिलाकर के लब्बो लुआ भी है भाई साहब की यूएस फेड के रिजल्ट का इंतजार है। अब रिजल्ट के इंतजार की अगर चर्चा शुरू किया है तो उसको बता देते हैं कि देखो भाई 3 बार टोटली रेट कट 2000 के बाद में अगर हम पिछले 24 सालों का इतिहास देखते हैं तो हुआ है। पहला रेट कट हुआ है 2001 में जो ऐसी सिंडोज आई थी, दूसरा हुआ 2008 में और तीसरा हुआ 2019 में। तो 2001 में मार्केट गिरी है, 2008 में आपको पता ही है, मैं भी बार बार उस चीज को एम्फसाइज करता हूं। एंड 2019 में मार्केट फ्लैट रही थी। ठीक है, अब इस बार देखने की बात है कि मार्केट का क्या होगा। अभी तो फिलहाल मार्केट अप जाएगी, जैसा कि 2001 और 2008 में हुआ था कि उस समय मार्केट अप गई थी लेकिन बाद में वो गिरी थी। तो अगर उस दो के इतिहास को देखते हैं तो मार्केट, अब आप बोलोगे बड़े बेवकूफ आदमी हो आप सीधे बोलोगे कि बड़े बेवकूफ आदमी हो यार आप बोलोगे, दुनिया बोल रही है कि रेट कट होने के बाद में मार्केट अप जाएगी, आप बोल रहे मार्केट गिरने के चांसेस भाई रिसेंट में नहीं है। बात समझ रहे मेरी, रिसेंट में नहीं है। रिसेंट में क्यों नहीं है उस पर भी चर्चा करता हूं, आगे क्यों है वो भी आपको बताता हूं। रिसेंट में इसलिए नहीं है क्योंकि जब वहां से पैसा निकलेगा ना तो उनके यहां पर पैसा किसमें लगा हुआ है, उसका इस समय डेप्ट में ज्यादा पैसा है। मैंने बार बार आपको एलन मस्क जी का और उसके बाद में वॉरेन बफेट साहब का एग्जांपल कई बार दिया हुआ है। ठीक है, तो वहां से जो पैसा डेप्ट से निकलेगा उन्हीं का निकलेगा। ऐसे बहुत सारे लोगों में दो का एग्जांपल दे रहा हूं। तो कुछ जाएगा गोल्ड में और कुछ जाएगा इक्विटी में। इक्विटी में मीन्स क्या है कि इमर्जिंग मार्केट में आने की चांसेस, आपको पता है इंडिया इस समय टॉप की इमर्जिंग मार्केट है, तो इंडिया में पैसा जरूर आएगा ऐसा मानना है, तो इंडियन मार्केट चलेगी। अब आप बोलेंगे इसका इंपैक्ट कैसे नहीं होगा। देखो भाई, अभी क्या हुआ कि महंगाई को रोकने के लिए इन्होंने हाईएस्ट मतलब रेट बढ़ाया हुआ था 5.25 से लेकर के और 5.50 तक वहां का इंटरेस्ट रेट है। बात समझ रहे मेरी। तो अब उसका इंपैक्ट किसी भी चीज का, ये मैंने और एक आध बार चर्चा करी थी कि भाई देखो अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के रिगार्डिंग कि गवर्नमेंट की जो भी स्कीमें चलती हैं, आरबीआई की जो भी पॉलिसी आती है वो एक दिन में नहीं चलती है। जैसे मान लिया महंगाई किसी चीज की बढ़ जाती है ना, सपोज करो प्याज की कई बार बढ़ी है या दाल की कई बार बढ़ी है, तो जब तक उसका इंपोर्ट होता है और वो आकर के सर्कुलेट होता है मार्केट में, तब तक उसमें कुछ टाइम लग जाता है और वो हल्ला वहां पे मचता रहता है। उसी प्रकार से क्या है कि इसका जो पैसा निकलेगा और पैसा जो लगेगा, फिर यहां से भी आपका पैसा जब प्रॉफिट उनको मिल जाएगा तो वो भी वहां पर निकालेंगे और वो लेकर के रिवर्स पैसा जाएंगे, तब वो इफेक्ट हमारी मार्केट में पड़ सकता है। और उनकी मार्केट पर इसलिए पड़ेगा कि उन्होंने भी क्या करी हुई है अपनी, जिसको बोलते हैं हम पोर्टफोलियो के बैलेंसिंग करे हुए हैं, वहां के लोग भी वहां पर बैलेंसिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि 2025 में जो होगा सो देखा जाएगा। अभी हमने जैसे ही रेट कट अगर होता है तो हमें ग्रीनरी का एंजॉय लेना है। रिसेंट फ्यूचर में कुछ ऐसा नहीं दिखाई देगा और उसके बाद में अंतोगत्वा तो मार्केट को ऊपर जाना है। ठीक है, ये मेरा स्टडी भी था और उसके बाद में पिछला आकलन भी था। अब आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं कमेंट्स पे फटाफट, क्योंकि उस पर भी बढ़ना जरूरी है। अब कमेंट्स को अगर मैं देखूं तो यहां पे कमेंट्स में आपके, चलिए अरे यार बहुत सारा हो जाता, मैं क्या करूं। अभी देखो एक दिन पहले मैंने कवर किया था 4 से 7 साल में सब खत्म है म्यूचुअल फंड। क्यों खत्म है भाई, ऐसा कुछ नहीं है 4 से 7 साल में। आशीष चौधरी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, धनंजय सर नमस्कार एंड कंग्रेचुलेशन फॉर क्रॉसिंग 1000। ओके, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू बड़े भाई। उसके बाद में गुजरात बंधु सर ने भी थैंक यू बोला है। नमस्कार, मेरी क्वेरी अधूरी पाई लेकिन फिर भी आपने बहुत मेहनत करते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर ऐसा है तो आप उसके बाद में कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं। मैंने कोशिश किया था जो कवर करने की, अगर ऐसा है तो आप
आप डालिए, यस जो है डेफिनेट है, मैं करूंगा, कवर करूंगा। सर नमस्कार, हैप्पी टू ग्रीन, बड़ी जल्दी हैप्पी हो जाते हैं। विकास शर्मा जी क्या बोल रहे हैं ये देख लेते हैं भाई, ठीक है ना। विकास शर्मा जी को ओके, विकास शर्मा जी, और जी हम तो सुन ही रहे हैं और सुनते भी हैं। अच्छा, शर्मा जी और रंधावा सर, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। विकास शर्मा जी चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप हमारे बहुत पुराने हो हैं। एंड शर्मा जी तो कभी कभी गुस्सा हो जाता है तो मेरे पर कांग्रेसी का भी आरोप लगा देते हैं, बीजेपी का भी आरोप लगा देते हैं, फिर कभी कभी बोलते हैं मैं भी किसान हूं, तो कोई बात नहीं है। शर्मा जी देखिए ऐसा नहीं होता है, मेन बात क्या होती है ना, एक होता है मेन कंटेंट होता है, एक होता है आप देखे होंगे कि आजकल मैंने वो छोटे वाले जो ना, जिसको बोलते हैं अपना, एक तो अपना लॉन्ग वीडियो हो गया, दूसरा अपना शॉर्ट वीडियो हो गया, तो शॉर्ट वीडियो मैंने बंद कर दिया है। वो एक टाइप का रिवीजन होता है, रिवीजन ले करके, तो उसमें रिवीजन, क्योंकि बहुत लोगों को रिवीजन करना ही पड़ता है, नहीं करेंगे तो मामला गड़बड़, मतलब गड़बड़ मीन्स नहीं, अभी सबकी समझ एक जैसी नहीं होती है, ठीक है ना। अब जो थैंक यू, आप सुनते हैं, आपके पॉजिटिव कमेंट के लिए थैंक यू। और मैं भी जो है मैं भी अपना कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए ठीक ठाक मतलब जो कंटेंट किया जाए, कंटेंट की तो जो है हमारे में अपना प्रधानता रहती है। विजेंद्र सर क्या बोल रहे हैं, वैसे मैंने तो एक फंड के लिए एक एएमसी सेलेक्ट करी है, लेकिन स्मॉल कैप के रिस्क को देखते हुए मैंने अपना अमाउंट 2 फंड में बांट दिया था, ठीक है। निपॉन स्मॉल कैप वन ऑफ द बेस्ट फंड, और तीसरे नंबर का फंड आपका है स्मॉल कैप में, ठीक है। अब इन्हीं स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे, बहुत बढ़िया सर, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बढ़िया फंड है दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में धनंजय सर बोले आपका डिस्कशन अच्छा और काफी मेच्योर होता है सर, थैंक यू। एंड ओके सर नमस्कार, ओके। अभी सैन पॉल दादा क्या बोले, अंकल जी बजाज हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक के बारे में आपकी क्या राय है। देखो बेटा ऐसा है कि एक तो मैं पर्टिकुलर स्टॉक के लिए कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि देखो अभी मैं रिसेंट में अगर बोलूं तो पर्टिकुलर स्टॉक किसी भी नहीं सोचा था कि पेटीएम का ये हाल हो जाएगा, किसी ने सोचा था। जब से पेटीएम ने आईपीओ लाया है तब से उनके इन्वेस्टर्स की भी वाट लग गई है, और उसके जो फाउंडर मान लो, चीफ मान लो, जो भी मान लो, उनकी अपना शर्मा जी की वार तो बनी हुई है। बाकी अगर आपको लग रहा है तो आप अपना ओन आप करिए, अपना रिसर्च करिए, उसके बाद मैं करता हूँ। धनंजय सर क्या बोल रहे हैं, अच्छा हो मार्केट ना गिरे, ओके, वी शुड मेंटली रेडी फॉर द वर्स्ट, यस सर, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर धनंजय सर बोल रहे सर न्यू फंड इन्फो एसबीआई इंडेक्स फंड व्हाट टू डू, कुछ नहीं, एनएफओ में जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास वैसे भी अपना जो है सफिशिएंट फंड है, लमसम करना है आप उन्हीं में कर दीजिए, नहीं तो इंतजार करिए, 1 साल होने दीजिए, फिर आपके जो देखेंगे आपके जो पोर्टफोलियो की कि जो है कैसे बैलेंसिंग करनी है, कैसे क्या करना है, अभी 1 साल चलने दीजिए। अगर मान लिया मार्केट अप में रहती है तब भी देखेंगे, अगर जो है गिरावट में जाएगी तब उसको देखेंगे, ओके। कमलजीत सिंह जी क्या बोल रहे हैं, सर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, लमसम करना है, बहुत दिनों से वेट कर रहा हूं मार्केट लो होने की, तो अभी मुझे वेट करनी चाहिए या लमसम कर दे। देखिए कमलजीत सिंह जी, इसमें 2 सिनेरियोज आपके बन रहे हैं, या तो आपका टाइम का होराइजन कितना है, अगर आपका 10 से 15 साल है तो आप 2-3 पार्ट में कर सकते हैं। अगर आपका छोटा टेन्योर है तो आप एसटीपी करिए, ताकि आपका वो एसटीपी करिए, नहीं तो आपको अगर लमसम करना है तो आप अपने पैसे को होल्ड करके मत रखिए, उसको 1 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीने के लिए क्या करिए, पार्ट में उसको 30 डेज, 60 डेज, मेरी बात समझ रहे हैं, 90 डेज, 120 डेज, जो है 150 डेज, 180 डेज, ऐसे करके अपने पैसे को आप क्या करिए, बैंक में एफडी कर दीजिए, ठीक है ना, 60 टेन्योर की एफडी होती है, वहां से आपके अकाउंट में आता जाएगा, आप उसको उठा करके पर्टिकुलर फंड में डालते चले जाइए, एक बार में डालने की जरूरत नहीं है अभी की मार्केट में, मेरी सलाह आपको यही है। और बाकी आप एसआईपी और एसटीपी तो आप कर ही सकते हैं, तो एज एसटीपी भी हो जाएगी, और आप अपने पैसे को जो उसमें डाल देंगे पर्टिकुलर पीरियड के लिए, तो उसको आपको पर्टिकुलर आपको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। तो अभी ये चीजें हो गई आज की क्वेरीज, और इनको मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। अब रही बात की अगली बात आपसे कर लेते हैं। बहुत लोगों का सवाल ये रहता है मन में कि यार देखो, जब आदमी शेयर में इन्वेस्ट करता है ना, तो उसको जो डिविडेंड मिलता है उसके अकाउंट में आ जाता है, तो फंड में भी तो जो शेयर्स हैं उनका भी तो डिविडेंड मिलता होगा, कुछ तो ऐसे हैं डिविडेंड वाले शेयर तो होते होंगे, तो आपके मन में आता होगा
कि क्या उसके डिविडेंड को हम कैसे मान ले भाई कि वो उसमें री इन्वेस्ट हो जाता है। जाहिर सी बात है, अब उसको तो फंड मैनेजर जो उसको डिविडेंड मिलता है, तो इसका मैं इसलिए ऐसे बताता हूं, आपको समझाता हूं। जैसे आप कोई भी म्यूचुअल फंड खुलता है ना, तो उसका एक अकाउंट खुलता है, क्योंकि ये सारे के सारे एएमसी जो है ट्रस्ट के अंडर में है, तो उसका हर फंड का अकाउंट खुलता है। आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकल करके जब उनके एएमसी के पूल में जाता है, पूल से जो है निकल करके फिर आपके उसमें जाता है, जो पर्टिकुलर फंड के अकाउंट में जाता है। तो वहां पर उसमें जब आप लमसम करते हैं तो वो देन एंड देयर चला जाता है। जब आप एसआईपी करते हैं तो उसमें आप देखिएगा 2 दिन 3 दिन का समय लग जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी आपका डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो उसका जो पैसा है वो सीधे कहां पे जाता है, वो उसके अकाउंट में जाता है। ठीक है, अब वो अकाउंट में जाता है, किसके? एएमसी के अकाउंट में जाता है। तो अब उसका आप बोलोगे कि उसका इंपैक्ट डायरेक्ट नहीं, देखो अब इसका जो एयूएम है इतना ज्यादा होता है फंड का, तो वहां पर डिविडेंड का अमाउंट उतना ज्यादा दिखता नहीं है। तो उसका आपका फंड मैनेजर 2 चीजों में यूटिलाइज करता है, एक तो कैश होल्डिंग में, या किसी ने रिडीम की रिक्वेस्ट डाली है तो आपके उस एएमसी की एनएबी को या उसके शेयर्स को ना बेच करके जो उसमें क्रेडिट पैसा है उससे उसको दे दिया जाता है। भाई अगर मान लिया क्रेडिट नहीं रहेगा तो वहां से देना पड़ेगा ना, यहां से फंड मैनेजर उसको बेचेगा, बेचने के बाद में तब जाकर के देगा। अगर वहां पर है डिविडेंड वाला पैसा है तो एक तो वो दे दिया जाता है। दूसरी चीज क्या है, जो पैसा उसमें बचता है वो जब भी उनको कहीं अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो वो खरीद करके फिर आपके उसमें डाल देते हैं। अब आप बोलेंगे इसकी क्या गारंटी है, वो करते हैं? इसकी गारंटी ये है कि एक तो इंटरनल ऑडिट तो चलता है उनका एएमसी का, उसके बाद में सेबी भी इसकी ऑडिट करती है, और कभी कभी तो बड़ा थ्रोली ऑडिट होता है उस आपके फंड का और पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस का। तो अगर आपके एक एक ट्रांजैक्शन का ऑडिट हो सकता है तो आप ये बात कैसे समझ सकते हैं कि जो भी उसके शेयर के डिविडेंड आए हैं उनका ऑडिट नहीं होगा। बात मेरी उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो आपका फंड मैनेजर उस पैसे को उस प्रकार से उसको यूटिलाइज करता है। ठीक है, तो इन चीजों पर कभी भी आपने संदेह नहीं करनी है कि हम कैसे माने कि डिविडेंड का पैसा उसमें रीइन्वेस्ट होता है। यस, रीइन्वेस्ट होता है, इसी प्रकार से रीइन्वेस्ट होता है। चाहे अब उसको इस हाथ से पकड़ लो, चाहे उसको इस हाथ से पकड़ लो, अंतोगत तो आपके दोनों हाथ जुड़े ही जुड़े हैं। तो इसी प्रकार से है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बात आप जो समझ गए होंगे और उसके बाद में मैंने सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैंने बड़े भाई धनंजय भैया की बातों को माना है, और शर्मा जी की नोक झोंक के लिए भी शुक्रिया, एंड रंधवा सर के सपोर्ट के लिए शुक्रिया। बस ऐसे ही परिवार में चलता रहे, आप लोग खुश रहे, खुशहाल रहें और इन्वेस्ट करते रहें। हैप्पी इन्वेस्ट।